नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्या होता है और आप इसके प्रश्नों को किस तरीके से हल कर सकते हो। तो पहले आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, परिचय देता हूँ कि द्विघात समीकरण होता क्या है, आप किस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण को पहचान सकते हो और उसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उन्हें आप किस तरीके से हल कर सकते हो। सबसे पहली बात, द्विघात समीकरण मतलब होता है ऐसी समीकरण जिसमें किसी भी चर की घात 2 होता है उसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। तो अगर मैं द्विघात समीकरण एक मानक रूप लिखूं तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। तो इसे बोला जाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब द्विघात समीकरण में अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और उसमें चेक करोगे कि जो उसकी सबसे बड़ी घात है, अगर उसकी सबसे बड़ी घात 2 आ रहा होगा तो आप बोलोगे कि जो आपके पास दी गई समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, कितनी भी बड़ी पावर हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको सिंपली उसे सॉल्व करना है और फिर चेक करना है। अगर उसकी सबसे बड़ी घात, पूरा हल करने के बाद अगर उसकी सबसे बड़ी घात 2 आ रही हो तो आप बोलोगे कि क्या एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ कि आप किस तरीके से द्विघात समीकरण को चेक कर सकते हो। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्नावली 4.1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ देखो। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना, पहले पूरा हल करोगे और हल करने के बाद अगर आपके पास x की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है, अगर वो 2 बचती है तो आप बोलोगे क्या है वो द्विघात समीकरण है। किस तरीके से हल करोगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 का वर्ग, मतलब x प्लस 1 का वर्ग, तो आप इसे a प्लस बी के वर्ग से ओपन कर लोगे। क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, इसका स्क्वायर हुआ प्लस इसका स्क्वायर हुआ प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x ही आया, इक्वल टू आप इसे सॉल्व करोगे जब तो 2 की x से गुणा होगी 2x और फिर 2 की -3 से होगी तो 6। अब इसे बाई साइड ले आओ, कि आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही आया प्लस 2x। अब मैं अगर 2x को बाई साइड ले आऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये -6 को ले आऊंगा तो ये +6 हो जाएगा इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा 2x से 2x कट रहा है, यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है और 6 ये है, कितना हो गए 7, बराबर में क्या आया 0। जब भी आप किसी भी द्विघात समीकरण को या किसी भी समीकरण को हल करोगे तो जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी आपके पास दिए होंगे, उन सबको बाई साइड लाना है, दाएं साइड आपको 0 रखना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो x है इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो आप बोलोगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस यही इसका आंसर है। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक और है सेकंड क्वेश्चन, इसे भी आपको करके दिखाता हूं मैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये तो एज इट इज जाएगा क्योंकि इससे मैं हल कर नहीं सकता आगे। इक्वल में देखो, -2 की इन दोनों से गुणा होंगे, तो पहले -2 की 3 से करो, तो -2 इंटू 3 कितना आया -6, फिर -2 इंटू -x, तो माइनस माइनस का प्लस 2x, दोनों को बाई साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी है यहाँ, ये अगर आएगा तो -2x होगा और -6 आएगा तो +6 हो जाएगा बराबर में 0। तो अब अगर आप इसे हल करोगे तो एक्स स्क्वायर -2x तो ये आ गया -4x और +6 बराबर में 0। तो आपको दिख रहा होगा इसमें भी जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी घात है x की, वो 2 है। तो यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी हल करोगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और क्वेश्चन लिए मैंने, जैसे कि ये वाला है, अगर आपको इसे करके दिखाऊं मैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 2 पद हैं और यहाँ भी ये 2 पद है, ये आपस में गुणा हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले गुणा करना है।
तो पहले एक्स की कर लो एक्स से तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स की कर लो +1 से तो प्लस एक्स, फिर ये -2 की एक्स से करोगे तो -2x, फिर -2 की 1 से करोगे तो -2। ठीक है, ऐसे आप राइट साइड भी करोगे, यहाँ दाई साइड पहले एक्स की एक्स से करो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की +3 से करोगे तो +3x, फिर -1 की एक्स से करोगे तो -x, और फिर -1 की +3 से करोगे तो -3। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2x, तो ये आएगा -x। ये प्लस है और ये माइनस है, तो धन ऋण आपस में घटेगा और साइन बड़े वाले का आएगा। ये -2 ऐसे ही, इसे बाई साइड ले आओ तो ये आएगा -x²। देखो 2x माइनस एक्स, सॉरी 3x माइनस एक्स 2x, यहाँ ले आओगे तो -2x हो जाएगा, और ये -3 लाओगे तो +3 हो जाएगा इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा x² से x² कट गया, यहाँ है -x और -2x, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, -3x हो जाएगा, और -2 ये है और +3 ये है, तो +1 बराबर में 0। अब अगर ध्यान से देखोगे आप इसमें, तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात 1 है ना, जबकि द्विघात समीकरण में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आप बोलोगे यह द्विघात द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है, बस। ठीक है, तो आप इसे भी इस तरीके से हल कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, इसे भी आप हल कर सकते हो। देखो x² ऐसे आया, +3x भी ऐसे आया, +1 भी ऐसे आया, इक्वल में x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग है, तो आप इसे x माइनस वाई के वर्ग से ओपन करो, तो पहला होता है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग -2 गुणा पहला पद है x और दूसरा पद है 2। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x² +3x+1। अब जो ये वाला है इसे बाई साइड लाओ, तो x² यहाँ के -x², 2 दूनी 4, यहाँ के -4, और ये -2 दूनी 4x, तो यहाँ के +4x, बाई साइड आके इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा x² से x² कट रहे हैं, यहाँ है 3x और +4x, कितना हो गया टोटल 7x, और 1 -4 -3 बराबर में 0। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा x की सबसे बड़ी घात 1 है, मतलब 2 नहीं है, तो यह द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस वाले क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके पास है, एक लास्ट और लिया है, बाकी इसमें जितने पार्ट बचे हुए हैं वो आपको खुद से हल करने हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो, और अगर आपको ये समझ आए तो एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप एक दो क्वेश्चन खुद से हल करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा कि आप किस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लिखा हुआ x³ तो ये एज इट इज रखो इसे, -4x² तो इसे भी एज इट इज रखो, -x+1, क्योंकि इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसे हमने एज इट इज रखा। आपको यहाँ दिख रहा होगा x -2 का पूर्ण क्यूब है ये, मतलब इसकी घात 3 है, तो इसे हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन -3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, और ब्रैकेट में पहला पद गुणा दूसरा पद। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा x³ -4x² -x+1। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो x की घात 3 तो यही आएगा, -2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये आएगा -3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में जो बचा वो एज इट इज आएगा। फिर ये सेम आएगा। अब जो राइट साइड दिया हुआ है इसे आप थोड़ा सा और हल करो, तो -6x की x से करोगे तो -6x² आएगा, और -6x की -2 से तो माइनस माइनस का प्लस, 6 दूनी 12x। इन सबको बाई साइड लाओ तो ये आएगा x³ -4x² -x+1, सबको बाई साइड लाओ तो ये आएगा -x³, माइनस के यहाँ के +x, ये यहाँ के +6x² और -12x बराबर में 0। तो आपको दिखेगा x की घात 3 से x की घात 3 कट गया,
अब यहाँ है -4x² और +6x², तो ये आएगा 2x²। -x -12x, ये आएगा -13x, और ये 1 है और ये 8 है, तो +9 बराबर में 0। तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो आप बोलोगे यह एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। इस प्रकार अगर कोई भी आपके पास समीकरण दी हो, तो आप चेक कर सकते हो कि वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। बाकी इसमें जो पार्ट बचे हुए हैं आप खुद से हल कीजिए, क्योंकि इसमें जो मुझे लगता था कि जो थोड़ा सा टफ है या करने में आपको मुश्किल हो सकती है, वो मैंने सारे सॉल्व करके दिखा दिए। आगे इसमें निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको सिर्फ इसमें द्विघात समीकरण बताने हैं, और आगे जाके आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल भी कर सकते हो। तो पहले आप ये समझ लेते हैं लिखा क्या है। देखो, जब भी आपके पास कुछ स्थितियां गिवन होती है, दी होती हैं शब्दों में, तो आपको सबसे पहले उसे समीकरण में बदलना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, आपको समझाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। एक आयताकार भूखंड है, आपने ये मान लिया आयताकार भूखंड, ऐसे ही होता है आयत। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, मतलब पूरा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसके अंदर का भाग वो कितना है, 528 है। आगे लिखा हुआ है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो मुझे पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो अगर मैं चौड़ाई को x मान लूंगा, तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई के दुगने से, मतलब अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हुई, से एक अधिक है, ये बोल रहे हैं। बस आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो बड़ा सिंपल हो गया, आपने मान लिया, माना चौड़ाई आपने मान ली x, तो आप बोलोगे जो लंबाई होगी वो होगी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, मतलब 2x+1। अब क्योंकि मुझे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528, और मुझे पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का, और ये दिया हुआ है 528 है। तो लंबाई आपके पास दी है, जो निकाली हमने 2x+1, 2x+1, और चौड़ाई दी है वो है x बराबर 528। इसे सॉल्व कर लो, 2x की x से गुणा करो तो 2x², फिर +1 है, 1 की x से करोगे तो +x इक्वल टू 528। इसे बाई साइड ले आओ तो 2x² प्लस x, बाई साइड आओगे तो -528 बराबर में 0। और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। अब आप अगर इसे सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिख रहा है बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, मतलब गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं कर पाओगे। इसे हम आगे पढ़ेंगे। एक सूत्र आता है आपके पास, द्विघात सूत्र बोलते हैं इसे, या श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो पहले हम वो सीखेंगे कि वो किस तरीके से हम द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य सूत्र को कैसे लगाया जाता है, और फिर इन क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास, जिसमें आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो आप इस तरीके से कोई भी अगर ऐसा क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन आए तो आप उसे बना सकते हो। अगला प्रश्न आपके पास है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं, उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखो, माना पहला क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक आपने मान लिया x है, तो जो दूसरा क्रमागत पूर्णांक होगा वो होगा x+1। क्रमागत का मतलब होता है कि जो संख्याएं क्रम से आती है। जैसे अगर मैं कहूं दो के बाद क्रम से कौन सी संख्या आएगी, तो आप बोलोगे 3। अगर मैं कहूं 60 है, 60 के बाद कौन सा आएगा, आप बोलोगे 61। तो मतलब जो क्रम से संख्याएं होती हैं उसे बोला जाता है क्रमागत। तो अगर पहली x है तो उसके बाद वाली उसमें एक जोड़ के जो भी संख्या आएगी वो दूसरी क्रमागत संख्या होगी। तो पहली अगर x आई तो दूसरी x+1 है। अब मुझे इनका गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है आपके पास
306 गुणनफल मतलब इनका गुणा, तो आप लिखोगे x गुणा x प्लस 1 बराबर 306। सॉल्व कर लो, x के x से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x के प्लस 1 से करोगे तो प्लस x आएगा, इक्वल टू 306। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जो 306 है इसे बाई साइड ले आओ आप, तो माइनस 306 बराबर में कितना, 0। और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको इसे भी सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, एक समीकरण में व्यक्त करना है। तो ये आपके पास समीकरण बन के आई। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे से आएगा तो उम्मीद आप कर पाओगे। जैसा वर्ड प्रॉब्लम में सबसे अच्छी बात ये होती है, आपको जैसा लिखा हुआ है बस वैसे वैसा करते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, लेकिन जब आपके पास एक एक क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा और फिर आप कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हो। अगला आपके पास दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा रोहन की वर्तमान आयु। तो हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x से माना। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसने लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 26 होगा। ठीक है, अब आगे देखो, हमें इतना समझ आ गया, रोहन को मैंने x मान लिया, तो उनकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। लेकिन ये बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले आप रोहन की 3 वर्ष पश्चात क्या आयु होगी वो निकालो, फिर उसकी माताजी की 3 वर्ष बाद क्या होगी वो निकालो, फिर उनका गुणनफल करके कितना लिखोगे, इक्वल में 360 लिखोगे। समझ पा रहे हो ना। अगर आप डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो गुणनफल है आपसे 3 वर्ष बाद है, तो आप लिखोगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु आपने मान लिया x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितना होगा, x प्लस 26 और प्लस 3, और तो कितना हो गया टोटल, x प्लस 29। यही हुआ। अब प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल, मतलब 3 वर्ष बाद ये रोहन की आयु होगी और ये माता जी की आयु होगी, वो कितनी होगी, 360। करो गुणा, x की पहले x से करो तो एक्स स्क्वायर, फिर x की 29 से करो तो 29x, फिर 3 की x से करो तो 3x, और फिर 3 की 29 से करो तो 29 तिया 87, 27 हाँ बराबर में 360। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, प्लस 29 और 3 कितना हो गया, 32x प्लस 87, और ये यहाँ आएगा तो माइनस 360 बराबर में 0। तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आया, प्लस 32x भी ऐसे ही आया। अब इसमें से माइनस करो, तो प्लस माइनस का माइनस, 60 में 10 में से 7 या 3, 15 में से 8 या 7, और ये आया 2 बराबर में 0। तो ये आपके पास जो समीकरण है वो बन के आ गई है। ठीक है, अब आपको इसे हल करना है। आपको बताया मैंने, आप इसे अभी हल नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको जो श्रीधराचार्य सूत्र है वो पता होना चाहिए। तो हम आगे पढ़ेंगे, फिर इन क्वेश्चन को आपको मैं हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और एक लास्ट प्रश्न है पहली एक्सरसाइज से, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। आपको बताना है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हमने ले लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और मुझे दूरी ऑलरेडी दिए है, दूरी कितनी है, आप बोलोगे 480 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा,
तो समय लगेगा, समय होता क्या है, दूरी बटे चाल, मतलब 480 बटे एक्स, इतना ही तो होगा ना, क्योंकि अगर आपकी चाल एक्स है, दूरी 480 है, तो समय होता है दूरी बटे चाल। अब ये यहाँ तक का हमें समझ आ गया, हमने चाल को क्योंकि एक्स लिया था, दूरी हमने 480 ऑलरेडी दी थी, तो हमने यहाँ तक पहले समय निकाल लिया। अब ये बोल रहा है यदि चाल इतनी कम हो जाए तो जो नई चाल है वो क्या होगी, जो नई चाल है पहले x थी, अब 8 और कम होगी, तो आप बोलोगे x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हुआ। और दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, दूरी सेम है 480 किलोमीटर, तो आप बोलोगे जो समय लगेगा वो इसके हिसाब से होगा अब 480 बटे x माइनस 8, यही होगा अब समय। लेकिन इसने लिखा हुआ है कि अब जो समय है वो पहले से 3 घंटे अधिक लेगा, मतलब समय पहले कितना है, अभी कितना है x माइनस 8, पहले कितना था ये, इनका जो अंतर है वो कितना आएगा, 3 घंटे का आएगा, ये मतलब हुआ इस चीज का। ठीक है, कभी भी अगर रेलगाड़ी मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि चाल ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, तो जो समय आप निकालते हो हमेशा आपको पहले समय निकालना दोनों केस में, और जो समय का अंतर होगा वो हमेशा 3 घंटे होगा, क्योंकि 3 घंटा पॉजिटिव है तो ये वाला पहले आएगा, जिसका हर छोटा है, तो हर इसका छोटा है x माइनस 8, तो वो पहले लिखा जाएगा। बस आप इसे सॉल्व कर लो, इनका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, देखो यहाँ से 480 पहले कॉमन निकालो क्योंकि दोनों जगह आ रहा है, यहाँ बचेगा 1/x-8 माइनस 1/x बराबर कितना, 3। तो 480 तो कॉमन है, इसे एज इट इज रहने दो, इनका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा x माइनस 8 गुणा x। अब ये x की गुणा करो 1 से तो x, और x माइनस 8 की करो तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 8। समझ रहे हो आप क्यों, क्योंकि आप माइनस साइन है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, बराबर में 3। 480 ऐसे ही देखो, इससे x x कट जाएगा तो बचा इंटू 8, अपॉन में इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x की x से तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 8 की x से तो 8x बराबर 3। अब देखो ऊपर क्योंकि ये गुणा में है और ये इसे है, तो इससे ये वाला कट जाता है, ये कटेगा 16×3=48, 160 बार। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर से ऊपर कट जाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए, और यहाँ भी गुणा में होना चाहिए, अगर यहाँ बीच में प्लस होता फिर नहीं कटता, याद रखना इस बात को। तो 3 से 480 कट जाएगा 160 बार। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 16 8 से 48, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, तो जो आपकी समीकरण बन के आई लास्ट में वो आई एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसे बाएं साइड ले आओ, माइनस 8 से 48, 8 8 एकम 12, 128 इक्वल में 0। तो ये आपकी समीकरण बन के आई जो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये हमने पहला एक्सरसाइज, पहली प्रश्नावली इसमें हल की है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप बहुत अच्छे से देखिए, कॉपी पेन पकड़ के रखिए, तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आएंगे। चलिए आप इतना करिए, तब तक हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।